बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद अली बुखारी। आज प्रोग्राम मेहमान के साथ। आज मेरे मेहमान बाकी प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल हटके, बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत काम वाले, क्योंकि जो आज मैं मौजू लेकर आ रहा हूँ वो दिन के लिहाज से इनसे बेहतर इस टाइम पाकिस्तान में कोई बेहतर नहीं है। इसलिए मैं आपको तारुफ कराता हूँ। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट डॉक्टर जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर जुनैद साहब, आज 20 सितंबर रेबीज़ डे के इस पे बिहाफ पे हम आज बात करेंगे कि रेबीज़ डे बेसिकली है क्या। और डॉक्टर जुनैद साहब आज इस मौजू पर आपको तफसील से बताएंगे कि ये दिन है क्या, हम क्यों मनाते हैं और इसको ना मनाने की वजह क्या है, और अगर हम नहीं मनाते इसका नुकसान क्या है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर रेबीज़ डे बेसिकली है क्या, और हम इसके हमारी अवेयरनेस क्यों नहीं है, और हम इससे क्यों दूर हैं, उसकी वजह क्या है। जी जुनैद साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले ये कि 28 आज के ये दिन रेबीज़ डे के नाम से क्यों मशहूर है, और रेबीज़ है क्या, ये बेसिकली है क्या। इंटरनेशनली 28 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। रेबीज़ आम तौर पे हमारी उर्दू ज़ुबान में आम आवाम के समझने के लिए ये जो बावलापन है, पागल कुत्ते की बीमारी जिसे आम तौर पे लोग कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर हमारी जो है वो जो सबसे कॉमन और आसान वर्ड जो कि बावलापन के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया पूरी में वर्ल्ड रेबीज़ डे के नाम से मनाते हैं। और इसके बनाने का मकसद ये है कि दुनिया में सालाना 56,000 अमवात इस बावलेपन की वजह से हर साल होती है। पूरी दुनिया के अंदर टोटल 56,000 अमवात रेबीज़ की वजह से होती हैं, और ये तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है। इससे बचाव के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, हम कैसे बच सकते हैं, किन चीज़ों से ये बीमारी होती है, किन किन जानवरों में पाई जाती है, अगर किसी बंदे को बावले कुत्ते के साथ वो बावला कुत्ता काट ले या उसकी बॉडी का एक्सपोजर आए, तो इस तरह के सारी चीज़ों से बचने के लिए, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या किसी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो हैं किताबों के अंदर शामिल करने वाली चीज़ें या इससे पहले शामिल नहीं हुई हुई। तो इस डे को मना के लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये बीमारी है, इस बीमारी से बचाव के तरीके ये हैं, इस बीमारी के अंदर ये साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस, ये चीज़ें शो होती हैं, और हम क्या क्या इकदाम करें तो हम अपने आप को इस चीज़ से, अपने बच्चों को, अपने जानवरों को, इन चीज़ों को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर ये रेबीज़ डे को 28 मतलब कि आज हम बैठे हुए हैं, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इसकी, उसकी वजह क्या है। इस चीज़ का रेबीज़ जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी है। पाकिस्तान अभी हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेवल पे नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट के कुछ मसाइल हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट और हमारी आवाम खुद भी उनको प्रायोरिटी दे रही है और कोशिश कर रही है कि हम उन मसाइल को, अभी हम लोग मुश्किल से रोटी, कपड़ा और मकान और इस किस्म के मसाइल से नहीं निकले, लेकिन एक चीज़ वैसे भी आम तौर पे आती है, बल्कि शायद आज हमारे देखने वालों में से, व्यूअर्स में से भी कई लोग इस बात को कहेंगे कि यहाँ पे इंसानों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग बैठ गए हैं जानवरों के मसाइल लेके। लेकिन हम लोगों का ज़िंदगी का मकसद, हम लोगों की सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें वो होनी चाहिए जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हम इस चीज़ को आवाम को कुछ सिखाने के लिए बैठे हैं और हम लोग आवाम को कुछ बताने के लिए बैठे हैं, तो एक पैगाम जो कि इस प्रोग्राम के एंड पे भी और इस तरीके से जब हम चीज़ को शेयर कर सकते हैं, वो ये कि जो हमारा अपना काम है ना, जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम उस डिपार्टमेंट में काम करें। सही। क्या इस किस्म के हमारे पास कहानियाँ नहीं आती कि हम ये कहते हैं कि पुलिस ने मिल के चोरों के साथ वारदात कर, या इस किस्म के मामलात नहीं आते कि हमारे उलमा हज़रात या हमारी मस्जिदें जो हैं वो कारोबार के मरकज़ बने हुए हैं और अपनी अपनी दुकान हमने सजाई हुई है। क्या ऐसा मसला नहीं है कि उसातिज़ा जो हैं वो एकेडमीज़ और अपनी ट्यूशन सेंटर्स को चमकाने पे लगे रहते हैं।
इसी तरीके से हमारी मिन हैसल कौम ये मसला है, और मैंने ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा अपना काम है हमने वो नहीं करना, हमने दूसरे को एग्जांपल देनी है। पॉलिटिशियन जो है वो बिजनेस की तरफ जा रहा है, बिजनेसमैन कह रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं। मेरी स्टडीज, मेरा फील्ड, मैं वेटनरी डॉक्टर हूं, उर्फे आम में डंगर डॉक्टर। मेरा काम इस कौम की खिदमत करने का, इस कौम को खिदमत करने का तरीका मेरा यही है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में रहूं। मुझसे जितनी खिदमत ये कौम, जानवरों के इलाज, मुआवजे, उनकी वजह से होने वाले मसाइल, उनकी वजह से हमारी कौम को, हमारी जीडीपी को, हमारे बिजनेस को, दूध है, गोश्त है, अंडे हैं, मुर्गी है, इस तरह की चीजों की वजह से हमारे मुल्क को जो फायदे पहुंच रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूं और उनको ही लेके आगे बढ़ूं और उसी के जरिए लोगों को एजुकेट करूं। तो मेरा ये काम है कि देखें, अमेरिका के अंदर कुल आबादी है 331 मिलियन, बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान की कुल आबादी है 208 मिलियन, ऐसे ही है। 331 मिलियन में सालाना 1 से 3 रेबीज के केस आ रहे, सही। और 208 मिलियन में पाकिस्तान में कोई एक्चुअली ये मसला है कि कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, प्रॉपर फिक्स कैलकुलेशन हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई सेंसस नहीं है, कोई इस तरह की हमारी स्टडीज ही नहीं। लेकिन एक कैलकुलेटेड एस्टिमेट है कि सालाना पाकिस्तान में रेबीज की वजह से 2000 से 5000 लोग मरते हैं। अब आप इस प्रॉब्लम की कंपैरिजन को देखें कि 331 मिलियन की आबादी के अंदर पूरे साल में 1 से 3 लोग सिर्फ इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हमें अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को अवेयरनेस है। हम लोग जो हैं वो 208 मिलियन की आबादी, 2000 से 5000 अफराद सालाना मर रहे हैं रेबीज। तो इस चीज का जो आपके क्वेश्चन था कि हम लोगों को रेबीज की अवेयरनेस क्यों नहीं है, आंसर तो यही कि हमारे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे ध्यान होना चाहिए लेकिन नहीं है। अब मैं रेबीज को लेके क्यों बैठा हूं कि आज 28 अक्टूबर वर्ल्ड रेबीज डे है, मैं वेटनरी डॉक्टर हूं और मैं जानवरों की मदद से पाकिस्तान के अवाम को जो फायदा दे सकता हूं, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं इसको लेके आऊं। और अभी जो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और इसमें हम मजीद हकायक से पर्दा उठाएंगे, तो ये मसाइल हमारे आम गली मोहल्लों में पाए जा रहे हैं जिसका हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, हम लोग वो जो एक मिसाल है ना कि हम अंधेरे को शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से का दिया जला दो, तो अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला हमारी मेहनत को भी, हमारी कोशिश को भी कबूल करे और इस अवाम को, हमें भी मजीद शऊर और इस तरह की चीज़ें डेवलप होती जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग और मैं आपके ताउन से ही हम बाकायदगी से इस तरह की एक्टिविटीज़, ये प्रोग्राम चीज़ें करके उन चीज़ों की तरफ हम लेके जाएंगे और उस चीज़ों का आवाम को बताएंगे कि ये चीज़ें हमें छोटे छोटे इकदाम करने की वजह से हम बहुत बड़े बड़े मसाइल से बच सकते हैं और अपने मुल्क को जो है वो तरक्की पे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में 2000 से लेके 5000 तक की डेथ होती है, तो हम लोग फिर भी इसके बावजूद हमारा अभी भी मीडिया ऐसे जैसी चीज़ें नहीं दिखा रहा। हम अभी भी वही चीज़ दिखा रहे हैं, हम अभी वही चीज़ बता रहे हैं जो हमारे हर बच्चे को पता है, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है। मोबाइल हर घर में, एंड्रॉयड आपको पता है हर जगह यूटिलाइज होते हैं। लेकिन अब जो असल जो एजुकेशन है उससे हम दूर भाग रहे हैं। हम टिकटॉक में बहुत आगे जा रहे हैं, हम स्नैक वीडियो में बहुत आगे जा रहे हैं। इस तरह के जो है ना बहुत सारे ऐसे जो वर्क है उस पर हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हमें इनकी अवेयरनेस सिर्फ यही है नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि हमें एजुकेशन नहीं किया जा रहा। हमें एजुकेट करें, हमें बताया जाए कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, तो हमारी शायद मौत भी कम हो। और बात ये, फिर लोग कहते हैं कि मर गए लोग, मर तो गए हैं लेकिन मरे अगर ऐसे ना मरे ना, जिस चीज़ से कल हमें शर्मिंदगी क्योंकि हम ये कर सकते थे हमने नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में क्या कहते हैं आप? प्रायोरिटीज ऑलवेज मैटर। ऐसा नहीं है कि हमारे दीन में या हमारे पाकिस्तान के अंदर मुमकिनात नहीं हैं जो हम मुस्बत साइड पे जा सकें, लेकिन हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दिया। हम लोग मोबाइल फ़ोन और ये जो उनसे मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं और इस तरह की चीज़ें, दूसरी चीज़ ये कि
इंसान होने की हैसियत से और किसी भी मुआशरे का मैं हिस्सा हूँ, जिस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा फेम, शोहरत ज़्यादा मिलेगी, ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो, जो ख़ास तौर पे नौजवान जिसकी अभी मेंटल कैपेबिलिटी मैच्योर नहीं हुई, वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले हमारे बड़ों को और तालीमी इदारों को, हुकूमत को, हमारे पूरे कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। स्वाइप अप करके निकल जाएंगे, यार ये तो बैठ के ना बस सिर्फ कुरान हदीस करने लगे हैं और मेरा मूड इस वक्त ना जरा इस्लामी माहौल पे जाने का नहीं है। अपीयरेंस शो करके आपको आपके भले के लिए, और वो चीज जिसके अंदर हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का, हमारे नौजवान का, हमारे बच्चों की मौत हो रही है, और हम उसके अंदर एक पॉजिटिव अपीयरेंस लेके सामने आए हैं। तो हम लोगों ने यही जो वीडियोस और ये एप्स और ये जो उनसे मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें, इनको प्रायोरिटी, इनको फैसिलिटी, स्टेटस सिंबल, ये चीजें बनाना शुरू कर दिया है, तो खुद ब खुद ही हमारे मुआशरे में हमारे बच्चे ने और हमारे नौजवान ने उन चीजों की तरफ जाना है, और उन्होंने उन्हीं चीजों को अट्रैक्शन देनी है और उन चीजों को आगे लेके चलना है। हम लोग अपने कल्चर को चेंज करें, हम लोग इस किस्म के कंपटीशंस करवाएं, इस किस्म का माहौल दें कि जहाँ पे डिबेट राइटिंग का कंपटीशन हो, जहाँ पे तकरीरी मुकाबले हो, जहाँ पे नए आइडियाज के कंपटीशंस हो। जब ये चीजें कल्चर में कॉमन हो जाएंगी, स्कूल्स के दरमियान ये चीजें हो रही हो, यूनिवर्सिटीज के दरमियान, हमारे तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी स्टेज पे डांसिंग कंपटीशंस हो रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशंस हो रहे हैं, म्यूजिक के कंपटीशंस हो रहे हैं, गिटार कौन अच्छा बजा रहा है और पियानो कौन अच्छा बजा। अगर ये चीजें ही आप लोगों ने करनी और इसमें प्राइज देना है, तो हमारे वालिदैन भी कहेंगे कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आए, चाहे वो किसी भी हालात में, किसी भी चीज के अंदर नजर आ रहा है। अगर हम अपने कल्चर को, अपनी चीजों को बदलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें जो है वो नौजवान को जब नजर आएगा कि मैं ये करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे इसमें शोहरत मिलेगी, इसमें प्रोटोकॉल मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं और आप मिलकर कम से कम अपने हिस्से का दिया तो जलाएंगे। शऊर दिया, एक एजुकेशन दी, उस लिहाज से वो चीज़ वो बता रहे हैं जो हमें आगे, हमें लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि जिस का दौर ऐसे आ रहा है, उससे बावलापन कुत्तों में, जानवरों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जुनैद साहब, एक और बात, हम घर में भी जानवर पालते हैं, तो क्या हमें किस तरह पता चलता है कि ये रेबीज में कन्वर्ट हो गया या रेबीज के अटैक हो गया, या लाइक ये ख़तरनाक है हमारे लिए? रेबीज के साइंस और सिम्टम्स, मतलब ज़ाहिरी इलामात, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपके जानवर के बिहेवियर में तब्दीली आएगी, और एक स्टडी ये भी है कि एक तो जहन में वैसे ही बावलेपन से वर्ड आता है कि काटेगा, नाखून मारेगा, स्क्रैच करेगा, हमला करेगा, चिल्लाएगा, शोर शराबा करेगा, ये सारे उसकी इलामात का हिस्सा हैं। लेकिन एक स्टडी ये भी है कि वो ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाएगा, वो ज़्यादा प्यार, लाड प्यार करना शुरू कर देगा। रेबीज बिल्लियों के अंदर भी, कुत्तों के अंदर, चमगादड़ के अंदर, केनाइन टूथ वाले जितने भी एनिमल हैं, ये जो नोकीला दांत होता है, ये जो नोकीला दांत है, इस दांत वाले जितने भी जानवर हैं, उनके अंदर नेचुरली एग्जिस्ट होने का चांस मौजूद है। चाहे उसको किसी रैबिड एनिमल ने काटा है या नहीं काटा, वो रिजर्वायर रेबीज वायरस का हो सकता है, जिसके अंदर हमारे कॉमन, हमारे पाकिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के अंदर बिल्ली, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, और फिर इंटरनेशनली में रैकून्स भी हैं, फेरेट्स भी हैं, और जितने भी जानवर ऐसे हैं जिनका केनाइन टूथ है, ये जो नोकीला दांत है, ये इनके अंदर जो है वो रेबीज पाया जाता है। अब ये तो हुआ है नेचुरल रिजर्वायर वाला मामला। सही। किन किन जानवरों को रेबीज हो सकता है, वो आपके सवाल का जो हिस्सा है, कि जितने भी जानवर हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स इसके अंदर टर्म यूज होती है, जितने भी गर्म खून वाले जानवर, मतलब मछली जो है वो ठंडे खून वाले जानवरों में काउंट होती है। तो मछलियों के अलावा बाकी जितने भी जानवर हैं, इसमें आपके परिंदे भी शामिल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तमाम जानवरों के अंदर रेबीज हो सकता है। बीमारी उनको रेबीज की हो सकती है अगर कोई रैबिड एनिमल, कोई बावला जानवर उनको काट ले। ना सिर्फ काट ले, बल्कि अगर कोई जख्म है, आपके घर में बिल्लियां हैं, आपके घर में कुत्ते हैं, आपके आसपास जानवरों से आपका इंटरेक्शन होता है, चमगादड़
कॉमन पाई जाती है। किसी को चमगादड़ ने स्क्रैच कर लिया है, काट लिया है, रेबीज ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इस अवेयरनेस का बुनियादी मकसद ये है कि काट लेगा तो चलें, फिर किसी हद तक ये चांस है कि हॉस्पिटल चले जाएंगे, डॉक्टर को चेक करवा लेंगे, डॉक्टर्स को पूछेंगे कि भाई कुत्ते ने काट लिया है, बिल्ली ने काट लिया है, चमगादड़ का जो है वो स्क्रैच हुआ है या उसकी बाइट हुई है, तो डॉक्टर आपकी वैक्सीनेशन बाकी चीज़ें कर देगा। लेकिन ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर आपकी ब्रोकन स्किन है, मतलब जिल्द आपकी मुकम्मल इंटैक्ट नहीं है और वहाँ पे कोई स्क्रैच है, कोई रगड़ लगी हुई है, कट लगा हुआ है, खून निकला है, कोई भी जख्म हुआ है, उसको रैबिट जानवर का कोई भी बॉडी फ्लूइड, पेशाब भी शामिल हो सकता है, खून भी शामिल हो सकता है और मोस्ट कॉमनली सलाइवा, थूक के उस जख्म को चाट लिया। तो अच्छा। अब रैबिट कैट है, बवली हुई हुई बिल्ली है और वो ज्यादा अफेक्शनेट हो रही है, प्यार ज्यादा घुस रही है, बीच में ज्यादा प्यार ले रही है, और आपका कोई हाथ पे जख्म है और उस जख्म को उसने चाट लिया है, तो आपको इस बात को सीरियस लेना है। ये रैबिट डॉग बाइट के इक्वलेंट है कि आपके किसी भी जख्म पे, घर में ख्वातीन काम कर रही हैं, छुरियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, कैंची इस्तेमाल कर रही हैं, हम लोग बाहर जेंट्स हैं, हमारा किसी वजह से जख्म हो सकता है, बाइक पंचर हो गया, चैन चढ़ा रहे हैं, टायर बदल रहे हैं, कोई भी वजह, खेलते कूदते बच्चे गिरते हैं, चोट लगाते हैं, कोई भी जख्म है, उसको अगर नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल ने, जिस जानवर की रेबीज की वैक्सीन नहीं हुई हुई, उसने अगर जख्म को चाट लिया है या काट लिया है, बाइट किया है, उसको डॉक्टर के पास फौरन जाएं और जाके रेबीज की वैक्सीन करवाएं, ताकि जो है वो किसी भी खतरनाक नतीजे से बचा जा सके। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट बचपन से ही सुनते हुए आ रहा हूँ कि कुत्ते ने बाइट किया जी फौरन जो है ना 14 टीके लगवा दें, और 14 टीके लगवाएं वो भी नाक के ऊपर, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, पहले रेबीज की जो वैक्सीन थी ना, वो इस तरीके से होती थी कि नाफ से नीचे पेट में 14 टीके लगते थे और 14 दिन मुसलसल लगते थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब वो उससे डरने की या उस मिथ की जो है वो मज़ीद कोई भी उससे ज़रूरत नहीं है। अब रेबीज़ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन आ चुकी हैं और वो जिस तरीके से आम नॉर्मल टीका लगता है कंधे में, गोश्त में, सबको खाल के अंदर, जिस तरह आम दर्द का या उसी तरीके से इसका इंजेक्शन जो है वो गोश्त पे लगता है, कंधे पे लगता है आमतौर पे, और जिस दिन एनिमल बाइट का एक्सपोजर हुआ है, जिस दिन ये हादसा हुआ है, उसी दिन एक इंजेक्शन लगेगा, एक उसके 3 दिन के बाद लगेगा, फिर उसके 5 दिन बाद लगेगा। और इंटरनेशनल स्टडीज़ ये हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 5 इंजेक्शन लगते हैं और वो 14 टीकों से ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है। अच्छा, पहले 5 पे आ गए, अब वो 5 पे आ गए हैं और उसका मतलब 100% रिजल्ट है कि अगर ये करवा लिया है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी अगर इस तरह का कोई हादसा हो, ज़ख्म को चाट ले नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल या वैक्सीनेटेड एनिमल काट के बाइट कर ले, ब्लीडिंग हो, खून जाहिर हो, तो आपको लाजमी वैक्सीन करवानी है, चाहे वो बिल्ली है या कुत्ता है या कोई भी जानवर जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है। तो बेहतर है कि उसका आप मतलब आमतौर पे टेटनस का इंजेक्शन आम लोगों के जहन में वो लगवाते हैं, लेकिन अगर आपका रेबीज़ की लिस्ट में से जानवर है तो फिर आपको रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी करवानी। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटी उम्र में माशाल्लाह एक इस तरह के डॉक्टर एक काम करना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खतरा से ज़ाहिर सी बात है, जानवर है वो, ये वाली बात है, उन पर शऊर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग ऑपरेट करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपरेट करते दौरान कभी ऐसा कोई हादसा हुआ हो? छोटी उम्र का तो जो मामला है ना, वो तो अब तो माशाल्लाह फील्ड में 10-11 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और हाँ, शुरू के दिनों में जब जाहिर सी बात है इंसान सीख के चलता है, ड्राइवर जो सीखता है ड्राइविंग के दौरान शुरू के दिनों में एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे ही है, ड्राइविंग सीखने के दौरान गाड़ी बंद भी होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से शुरू में एक दफ़ा या शायद एक से ज़्यादा मरतबा भी हुआ होगा कि सर्जरीज वगैरह करते हुए अगर बहुत ज़्यादा मगन हो गए सर्जरी में और जिस भी ट्यूमर की या जिस भी चीज़ की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके दौरान जो है वो ध्यान नहीं दिया कि भाई उसका एनेस्थीसिया का टाइम कितना हो गया, क्योंकि हमारे पास पहले जो है वो इनहेलेशन एनेस्थीसिया और वो फैसिलिटीज़ नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता बंदा तरक्की की तरफ जाता है। तो
इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया होता है और वो एक खास टाइम के बाद जो है आपको दोबारा इंजेक्शन लगाना होता है अगर आपकी सर्जरी लंबी होगी या आप सर्जरी को सीख रहे हो तो। उसके दौरान एक दो दफ़ा इस तरीके से हुआ है कि जानवर उठ के बैठ गया और वो देख रहा है कि भाई मेरा पेट भी खुला हुआ है और वो आंतों के साथ और खून के साथ जो है वो डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं और मगन है मज़े से, लेकिन बाइट का ऐसा उस दौरान तो नहीं हुआ। तो बाकी ऐसा अब भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का डॉग्स आ जाते हैं क्लिनिक पे। कैट्स बाज़ औक़ात ऑनर के भी कंट्रोल में नहीं होती, और बिल्ली की रेबीज़, जो रेबीज़ के डे के हवाले से हमारी बात हो रही है, वो डॉग की रेबीज़ के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है, कैट्स की रेबीज़। और रेबीज़ वायरस जो है वो बॉडी की नर्व्स में पास करता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 दिन भी हो सकता है और 6 से 8 हफ्ते भी हो सकता है। कि अगर आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके घर में किसी के साथ या आपकी नॉलेज में किसी के साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है कि कुत्ते ने, बिल्ली ने, किसी नॉन वैक्सीनेटेड रेबीज़ डिस्ट्री एनिमल्स में से किसी ने बाइट किया है और इस बात को 6-8 हफ्ते गुजर गए हैं, या मैं कहता हूँ कि अगर 5 साल भी गुजर गए और वैक्सीन नहीं करवाई, तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाके वैक्सीन रेबीज़ की करवानी चाहिए। देयर इज़ अ केस इन हिस्ट्री जिसमें एक बच्चे को रैबिट डॉग ने पाँव पे काटा और उसके 27 साल के बाद वो बंदा रैबिड हुआ। 27 साल बाद, मतलब 27 साल के उसके वहमो गुमान में भी नहीं हुआ होगा कि पिछले 27 साल से रैबिट डॉग क्या किसी हेल्दी डॉग की बाइट के साथ भी या इस तरीके से किसी डॉग के साथ मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ तो मेरी बॉडी के अंदर रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। वो अपने आप को मतलब फल फूल रहा है वो। अगर वो 26.9 सालों पे भी अपनी वैक्सीन करवा लेता तो उसको रेबीज़ ना होती। और आपको मैंने बताया है कि 56,000 केस सालाना रेबीज़ के होते हैं, जिस इंसानों के डेथ केसेस हैं। और 2016 की स्टडीज़ में पढ़ रहा था, उसके अंदर सिर्फ 14 लोग रेबीज़ के इनिशियल साइन एंड सिम्टम शो होने के बाद सरवाइव किए हैं, बचे हैं, मतलब वो मरे नहीं। बाकी तमाम लोग जिसने रेबीज़ का हल्का सा भी साइन शो कर दिया, एनिमल ने काटा और उसके बाद रेबीज़ के साइन शो हुए तो उसकी डेथ ही होती है। मतलब यह है कि इसका 100% डेथ रेट है। तो आपके सवाल के जवाब के अंदर कि कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं भी हुई होती है, इस तरह वो ट्रीटमेंट के दौरान इस तरीके से अगर हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं और ऑनर ने अगर अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं किया हुआ या असिस्टेंट की जो है वो हैंडलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी चाहिए, तो बाज़ औक़ात एनिमल छुड़वा लेता है, वो बाइट कर लेता है। ये चीज़ें हमारे साथ अब भी होती हैं। और बीइंग वेटनरी डॉक्टर और इस फील्ड में रहते हुए अगर कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ हो या ना हुआ हो, हर 6 महीने के बाद मैं अपनी रेबीज़ की वैक्सीन करवाता हूँ। और अगर आपको शक है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा, पहले कभी हुआ होगा, तो भी रेबीज़ की वैक्सीन करवा लें। कि रेबीज़ की वैक्सीन करवा लेने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है, सेहत के ऊपर कोई मनफी असरात नहीं है। और अगर करवा लेंगे तो कम से कम एक ऐसे हादसे से बच जाएंगे कि अगर वो शुरू भी हो गया तो फिर उसके बाद वहाँ से वापसी नहीं है, फिर उसके बाद मौत ही है। सही हो गया। इंसानों में रह रहकर इंसानों वाली बातें तो हमने बहुत सारी की, बहुत सारे लोगों को रास्ते लेकर आए, बहुत सारे लोगों को दीन इस्लाम की सारी बातें बताई, ज़िंदगी मौत के बारे में बताया, सब कुछ किया। लेकिन अल्लाह ताला ने जानवरों को भी तो पैदा किया है। जानवर भी तो हमारे साथ ही रहते हैं, किस शक्ल में है, कुत्ते की शक्ल में है, बिल्ली की शक्ल में है, बंदर है, कई शक्ल में है। तो क्या उनके काटने से क्या नुकसान है वो तो आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया। तो इसलिए एक डॉक्टर की हैसियत से जिन्होंने बात की, और मैं एज ए एंकर आप लोगों को बात कहना चाह रहा हूँ कि अब ऐसा जैसा अभी भी कोई वाक़या किसी के पास शायद नादर हुआ हो और वो भूल गया है, तो प्लीज़ रेबीज़ वैक्सीनेशन लाजमी करवाइए। उस वैक्सीनेशन से देखिए मौत हयात तो अल्लाह के हाथ पे है, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कोई वायरस की वजह से बावलापन हो जाए, ऐसा कोई नुकसान हो जाए, आप बदनामी के सबब बने, तो बेहतर ये कि वैक्सीनेशन करवा लें, आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब अब तो खैर आप एक्सपीरियंस वाले हो गए,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुत्ता पीछे भागा हो और आप डर रहे हो? शुरू के दिनों की प्रैक्टिस या क्लिनिक के जब स्टडीज वगैरह ये तो अब तो पक्के हो गए। एनिमल साइकोलॉजी है, एनिमल बिहेवियरोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और पता है कि एनिमल को हैंडल कैसे करना है, हैंडल किया जाता है। और अगर इसी टॉपिक को हम अपने रेबीज डे की तरफ लेके जाएं तो रैबिट डॉग अगर हमला कर दे या इस तरह की चीज़ होने का कोई हो, मतलब आमतौर पे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी गली में जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो कुत्ता पागल है और बावला कुत्ता कोई है और आपको साइन सिम्टम्स उसके नज़र आ रहे हैं, तो क्या हमें उससे बचना कैसा चाहिए? तो रैबिट डॉग जो है वो आम कुत्ते की तरह आप पे हमला नहीं करता। आम कुत्ता मतलब अगर किसी के पीछे लग गया है तो वो टारगेट करके अटैक करता है, और अगर आप इधर मुड़ रहे हैं और रनिंग करेगा साथ साथ, वो पीछे पीछे आपके जाने की कोशिश करेगा अगर आप जब तक भागते रहेंगे तो। लेकिन रैबिट डॉग ऐसा नहीं करता, या रैबिट कैट या रैबिट एनिमल इस तरह का हमला नहीं करता। उसके हेड के और जो थ्रॉट के मसल्स हैं, गर्दन के और सर के जो मसल्स हैं, वो नर्व्स जो हैं स्टक हो जाती हैं, और जिस तरह वो आपसे कुछ देर पहले बात हुई आपने कहा सुअर की तरह सीधा चलता है, तो वो जैसे सुअर की गर्दन जो है ना वो ज़्यादा टर्न करने के काबिल नहीं होती, तो वो अगर मुड़ेगा भी तो लंबा होगा, तो इतनी देर तक आपको जो है वो मौका मिल जाता है कि तो कुत्ता जो है, जो रैबिट डॉग होगा या बावला जानवर होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो सीधा चलेगा, अनलेस आए कोई चीज़ आए और फिर वो इधर उधर मुड़ के वो चीज़ से, वरना वो सीधा चलता जाएगा। तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उस तरीके से आपके पीछे नहीं भागेगा। तो अगर आपको नज़र आए तो बस उसके रास्ते से हट जाए तो वो आगे चला जाएगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को बात बताइए कि अबे इन जानवरों में सिम्टम नज़र कैसे आएंगे? हम किससे चेक करेंगे कि ये बावला हो गया है या लाइक ये रेबीज़ के इसमें कैटेगरीज में आ गया है? रेबीज़ के साइन सिम्टम्स के अंदर जिस तरह भी मैंने पहले बताया कि उसका एग्रेशन आ जाएगा, हुसीला होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के मुकाबले में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि आप किसी और मसले से इसको मुनफरिद कर सकें कि ये तो स्पेसिफिकली है ही रेबीज़, उस सिम्टम्स के अंदर जो है उसके मुंह में से झाग, जानवर के मुंह से झाग निकलना शुरू होगी, राल टपकेगी, एक्सेसिव स्लाइवेशन होगी, और इस बीमारी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। मतलब हाइड्रो पानी और फोबिया खौफ, के जानवर जो है वो पानी से खौफ खाएगा। और अगर आपको किसी जानवर पे शक है, टाइप 2 इकसाम है रेबीज़ की, एक विशियस फॉर्म है और एक डम फॉर्म है। विशियस फॉर्म के अंदर तो बाकायदा आपको साइन सिम्टम्स हर चीज़ नजर आएगी, उसकी स्लाइवेशन होगी, गुस्सीला होगा, जो चीज़ उसके सामने आएगी, पत्थर है, लकड़ी है, दीवार है, जानवर है, इंसान है, वो उसको काटेगा, उसको खाएगा, वो लकड़ी है, हड्डी है, जो भी है वो उस चीज़ को काटेगा, खाएगा। दूसरी फॉर्म है डम, कि वो बिल्कुल अकेला होके साइड पे जाके बैठ जाएगा, स्लाइवेशन और सिक्रीशन मुंह से और झाग और राल और वो चीज़ें उसके मुंह से भी टपक रही होंगी, लेकिन वो कोने में बिल्कुल जाके बैठ जाएगा। अब आप तजर्बा तो नहीं कर सकते कि मैं इसके पास जाके टांग आगे रख के चेक करूं कि ये रैबिट है कि नहीं है, काटता है कि नहीं काटता। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि दूसरा नाम इस बीमारी का हाइड्रोफोबिया। आप उस जानवर को किसी तरीके से उस तक पानी पहुंचाए, दूर से अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए, किसी स्टिक के आगे किसी बर्तन को धकेल के उस तक पानी पहुंचाए। अगर तो वो पानी से डरे और पानी ना पिए तो फिर बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि उसको रेबीज़ है। तो अगर वो पानी पी लेता है तो फिर ये बात कंफर्म है कि उसको रेबीज़ नहीं है। या अगर वो कोई चीज़ भी खा लेता है, कोई चीज़ भी खा लेता है, उसके खाने की चीज़ है, गोश्त है अगर, तो उसको रेबीज़ नहीं है, इसलिए कि रेबीज़ के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि उसके गर्दन के मसल्स जो हैं और गर्दन मूव करने के मसल्स और हज़म करने के, स्वेलो करने के, किसी चीज़ को निगलने के जो मसल्स हैं वो सब स्टिक हो जाते हैं, वो स्टफ हो जाते हैं, तो वो कुछ खा पी नहीं सकेगा। और एक दफ़ा सिम्टम शो हो जाए तो वो 5 दिन के अंदर एनिमल की इस बीमारी को हम जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी का खौफ, हाइड्रोफोबिया। डॉक्टर साहब ने ग्लव्स का इस्तेमाल किया, हाइड्रोफोबिया, पानी का खौफ। मैं आप लोगों से इस चैनल के ज़रिए ये सिर्फ अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग शौकीन हैं, अच्छे अच्छे जानवर पाले हुए हैं, बड़े कीमती जानवर पाले हुए हैं, तो ये जो वर्ड जो डॉक्टर साहब ने यूज़ किया है, अगर आपको शक होता है तो आपको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये
कि जिस तरह हम जानवर पालते हैं ना, तो हम उसको अपने घर का एक फ़र्ज समझते हैं। तो जैसे हम अपने फ़र्द को, अपने घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस तरह हम अपने जानवर को भी प्यार से रख सकते हैं। आप इसका हाइड्रोफोबिया का भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इंशाल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए आपके इस बाकी रिपोर्ट्स को भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आज के अब इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करते हैं। बड़ा लाभ, थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, डॉक्टर जुनैद साहब, इनकी एज देख लें, इनका काम देखें, इनकी सोच देखें, इनके बोलने का अंदाज़ देखें। ये वो चीज़ हैं जिन्होंने इन्होंने एजुकेशन से सीखा। अब सोचें कि डॉक्टर किसके हैं। डॉक्टर का लफ्ज़ जानवर या इंसान के लिए नहीं होता। डॉक्टर का एक लफ्ज़ी मतलब का होता है किसी चीज़ का सहारा देकर उसको अल्लाह के बाद दुनिया के अंदर ज़िंदगी देना, वो इंसान हो या जानवर हो। डॉक्टर साहब की बात को इंशाल्लाह हम इनके लेक्चर्स को और भी हम अपने चैनल के ज़रिए दिखाएंगे, बहुत सारी बातों के साथ इनको दोबारा हम बुलाएंगे। इस दुआ के साथ हम एंड करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहिए। और एक बात, जानवरों के साथ जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अच्छा सलूक करें, इसी तरह जानवरों के साथ सलूक करने के साथ साथ जानवरों का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। 28 सितंबर के लिहाज से हमने ये स्पेशल डे आज की रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचाई है। उसकी वजह ये, ठीक है पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारा मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। अगर कोई एक भी हमारे चैनल के ज़रिए कोई अच्छे लफ्ज़ में आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब और मेरा बात वही आगे कि हमने अपना दिया जला दिया। इस दुआ के साथ जहाँ रहिए खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।